गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 भूगोल का। ठीक है, तो सामाजिक ज्ञान में इतिहास हमारी कंप्लीट हो गई थी। भूगोल का ये हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और पार्ट 2 इसका पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम इसका पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 में भी हम मुख्य फसलों के बारे में पढ़ेंगे, चावल, गेहूँ, गन्ना, रबड़, इसके बारे में। तो क्लास पे चलते हैं और पढ़ते हैं मुख्य फसलों के बारे में। कौन सी फसल कैसी होती है, कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, उसके सब के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद बारे में हम लास्ट में इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी फसल किस प्रकार से होती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। में हम मुख्य फसलों के बारे में चर्चा करें तो मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं उनको पढ़ते हैं, फिर उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखिए, अगर मुख्य फसलों की बात करें तो मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं। ये है भारत की मुख्य फसलें। तो पहली फसल हमारी कौन सी है? चावल। चावल के बारे में पढ़ेंगे। चावल के कहाँ पे अधिकांशता पाई जाती है, किस प्रकार की फसल है? तो देखिए, चावल जो है वो भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। भारत में अधिकतर लोग क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। हमारा देश चीन के बाद दूसरे बड़ा चावल का क्या है? चावल का हमारा जो देश है वो दूसरे स्थान पर है चावल के उत्पादन में। आप देख लीजिए, ये है चावल, मतलब धान का खेत। इस तरह से होती है चावल की कृषि, धान का खेत होता है इस तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा देश जो चावल में उत्पादन में वो दूसरा स्थान रखता है। पहले नंबर पे कौन रखता है? तो चीन रखता है। अब देखिए, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। अगर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे उगाना हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे सिंचाई की सुविधा अगर होगी तो वहाँ पे धान उगाए जाते हैं। ये धान का फिगर है, देखिए यहाँ पे मैदान में कटाई के लिए तैयार है ये चावल, मतलब पके हुए हैं ये धान। ठीक है, अब देख लीजिए, चावल जो है वो उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल, ठीक है, और किसके द्वारा? नलकूपों की सघनता के कारण। जहाँ पे नहरों के जाल अधिक हैं और नलकूप थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगे हुए हैं, मतलब नलकूपों की सघनता है। ठीक है, ये कौन से ऐसे स्थान है? तो पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। कैसे संभव हो पाया है? क्योंकि यहाँ पे नलकूपों की सुविधा प्रदान की गई है और नहरों के द्वारा अब हम सब जगह पे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगा पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हमारी जो अगली फसल है, इंपॉर्टेंट फसल है हमारी, वो है गेहूं। ठीक है, गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ठीक है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। अगर रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये है गेहूं का चित्र, देख लीजिए। इस तरह से जो गेहूं का ये पेड़ है, ठीक है, और इसी में गेहूं की बाली लगती हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जब अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। पहला कौन सा क्षेत्र है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र। दूसरा है गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। ठीक है, पहला स्थान है उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, दूसरा दक्कन की काली मिट्टी वाला प्रदेश। ठीक है, अब आगे बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने में मुख्य राज्य हैं। ठीक है, गेहूं पैदा करने में
अनाजों की अगर बात करें तो मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी आते हैं। अगर मोटे अनाजों की बात करें तो मोटे अनाजों में कौन कौन से आते हैं? ज्वार आता है, बाजरा आता है और रागी। ये भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। इन्हें पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। ठीक है, रागी की अगर बात करें तो रागी में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। ठीक है, क्षेत्रफल और अगर उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो ज्वार जो होता है वो देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल मानी जाती है। ठीक है, उत्पादन की अगर दृष्टि से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उत्पादन की दृष्टि से जो ज्वार है वो तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। चलिए आगे बात करते हैं। तो देख लीजिए, देखिए अगली हमारी जो फसल है वो है बाजरा। अब बाजरा की बात करते हैं तो यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। बाजरा कहाँ उगाया जाता है? तो बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। सन 2011-12 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य थे। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। ये जो है रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य माने जाते हैं। कौन कौन से? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगली बात करें हम, दूसरी हमारी जो फसल है वो है मक्का। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। इसको खाने में भी प्रयोग किया जाता है, मतलब, और इसका प्रयोग हम चारा के रूप में भी करते हैं। तो ये चारा के लिए भी इम्पोर्टेंट फसल है। और ये फसल है कैसी? तो ये खरीफ की फसल है। ठीक है, देखिए ये इस तरह से ये बाजरे की जो कृषि होती है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, बाजरे की कृषि इस तरह से होती है। ये लगा हुआ है बाजरे की फसल है ये। देखिए ये है मक्के की कृषि। ठीक है, तो ये देखिए बाजरा हमने पीछे देखा, बाजरा किस तरह से होता है और मक्का होता है। मक्का सब लोग जानते हैं। ये देख लीजिए भुट्टा लगा हुआ है यहाँ पे पेड़ में और ये तोड़े जा रहे हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे टूट रहे हैं। तो ये इस तरह की खेती की जाती है, ये होती है मक्का की। ठीक है, आगे बात करें तो मक्का जो है ये कितने से कितने सेल्सियस तापमान पर होता है? तो देखिए 21 सेल्सियस से 37 सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस तापमान में, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। बिहार जैसे बिहार जैसा जो राज्य है हमारा, वहाँ पे मक्का की फसल रबी की ऋतु में भी उगा दी जाती है। ठीक है, आधुनिक प्रौद्योगिक निवेशों और उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, तो कौन कौन से मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं? कर्नाटक पहला, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार और चौथा आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। ये जो है कर्नाटक के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। सबसे पहले नंबर में कौन है? कर्नाटक में सबसे ज्यादा मक्का उगाया जाता है और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
देखिए दालों के बारे में बात कर लेते हैं, दाल भी हम खाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए दाल के बारे में, तो देखिए भारत जो है वो विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता माना जाता है। देखिए उत्पादक मीन्स होता है पैदा करना, ठीक है, मतलब कितनी वो पैदावार कर रहा है उसे उत्पादक बोलते हैं, और उपभोक्ता मतलब वो कितना खा रहा है वो उपभोक्ता कहलाता है। तो देखिए भारत दोनों नंबरों में विश्व में सबसे बड़ा देश है, ठीक है, मतलब दोनों ही नंबर में आगे है, वो उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, ठीक है। देखिए शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती हैं। अगर शाकाहारी खाने की बात करें तो शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती हैं। तुर मतलब अरहर, ठीक है, को तुर्ब बोलते हैं। उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं, ठीक है। कौन कौन सी भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं? तो अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं, ठीक है। आगे बात करें, देखिए अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अगर भारत में बात करें तो जो मुख्य राज्य कौन से उत्पादन करने में, तो सबसे पहले नंबर पे उत्पादन जो सबसे ज्यादा करता है दाल का वो है मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है, वहीं पे तीसरा स्थान रखता है राजस्थान और चौथा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। कर्नाटक यहाँ पे पांचवा स्थान रखता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। देख लीजिए खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलों के बारे में बात करते हैं। तो पहली फसल है गन्ना। अगर गन्ना की बात करें तो गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण, ठीक है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस में उत्पादन इसका किया जाता है। जो गन्ना की फसल होती है इसका तापमान 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में ये बोया जाता है गन्ना, ठीक है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसकी बुआई के लिए कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राजील के बाद अगर गन्ने में बात करें तो हमारा जो भारत है वो गन्ने में उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह चीनी, गुड़, ठीक है, खांडसारी और सीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में पहला स्थान रखता है। दूसरा स्थान रखता है महाराष्ट्र। तीसरा वहीं पे स्थान की बात करें तो कर्नाटक तीसरा स्थान रखता है। फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। देखिए ये होता है गन्ना, इस तरह से होता है। ये गन्ने का फिगर दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से गन्ने की क्रश की जाती है। देखिए किस तरह से गन्ना लगाया जाता है, बीच में खाली खाली स्थान रखा जाता है और फिर गन्ना इस तरह से बोया जाता है। और देखिए कितने एक ही जगह में कितने गन्ने निकले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से गन्ने की क्रश की जाती है और गन्ने को तैयार होने में लगभग 1 साल का समय लग जाता है। देखिए वहीं पे दूसरी अगर फसल की बात करें तो तिलहन की बात कर लेते हैं। तिलहन में अगर करें तो 2008 में जो भारत था वो विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। सन 2008 में तोरिया मतलब ये किसकी फसल है? तो ये होती है लाही की एक जो प्रजाति होती है जिसे बोलते हैं, तो तोरिया उसे ही बोलते हैं। तो तोरिया ठीक है, कुछ लोग इसे तुइया भी बोलते हैं, ठीक है। तो तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा
और चीन के बाद तीसरा स्थान था। मतलब तुया जो होती है लाही, उसके उत्पादन में भारत का जो स्थान था वो विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। मैदान में कटाई के लिए तैयार की गई है मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों की फसल। देखिए इस तरह से ये जो मूंगफली का होता है पेड़ है, ठीक है, मूंगफली नीचे होती जमीन में, ये देख लीजिए इसका पेड़ लिए हैं, ये बैठे हुए हैं लिए मूंगफली, और इस तरह से मूंगफली फिर इससे हटाई जाती हैं और फिर उसे क्या किया जाता है, भुना जाता है, तब ये खाने के लिए तैयार होती हैं। वहीं पे अगर सूरजमुखी की बात करें तो देखिए सूरजमुखी का भी जो फसल होती है वो इस तरह से होती है, ये दिख रही सूरजमुखी, सूरजमुखी के पेड़ हैं और यहाँ पे पीले पीले फ्लावर लगे हुए हैं, ये सूरजमुखी का पुष्प है, ठीक है। यहीं पे सरसों की अगर बात करें तो देखिए सरसों ये लगा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है, देखिए सरसों में ये पेड़ लगे हुए हैं, ये सरसों के पेड़ हैं, यहाँ पे ये खड़े हुए हैं। तो इस तरह से सरसों और मूंगफली और ये जो कटाई के लिए सभी तैयार हैं, मूंगफली भी, ठीक है, और यहाँ पे सरसों भी, और यहाँ पे ये क्या है, सूरजमुखी भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए चाय की कृषि भी की जाती है, देख लीजिए यहाँ पे चाय की पत्तियों को ये चुन रही हैं महिलाएं, दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे चाय की कृषि कर रही हैं और ये जो महिलाएं हैं ये चाय की पत्तियों को यहाँ पे चुन रही हैं और इसी से हमारी चाय बनती है, ठीक है। तो ये चाय कहाँ होती है, चाय का उत्पादन, तो चलिए देखिए आगे हम चाय के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए चाय की खेती किस खेती के अंतर्गत आती है, तो चाय की जो खेती है ये रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। कौन लाया था, तो चाय लाने का श्रेय किसे जाता है, अंग्रेजों को जाता है, ठीक है। आज अगर बात करें तो अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस, ठीक है, और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता। चाय कहाँ पे उगाई जाती है, तो देखिए चाय का पौधा जो होता है वो कैसा होता है, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में होती है, ठीक है। तो चाय ये कश्मीर में होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चाय के मुख्य अगर उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो देखिए, अच्छा ये कश्मीर में नहीं, असम में होती है, ठीक है, केसर होती है कश्मीर में, ठीक है। तो असम जो है वो चाय में पहले स्थान पर है, ठीक है। पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, ठीक है, जिलों की पहाड़ियां, तमिलनाडु और केरल है, ठीक है। अगर पश्चिमी बंगाल में बात करें तो ये सबसे ज्यादा दार्जिलिंग में पाई जाती है, चाय उगाई जाती है, और जलपाईगुड़ी में पाई जाती है, ठीक है। पहाड़ियों के क्षेत्र में बात करें तो तमिलनाडु और केरल में, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए इसके अलावा जो चाय है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय क्या की जाती है, उगाई जाती है। आगे दूसरी अगर फसल की बात करें तो दूसरी हमारी जो फसल है वो है कॉफी, ठीक है। कॉफी जो सन 2008 में भारत में विश्व की लगभग 3.2% कॉफी का उत्पादन किया गया था 2008 में। भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। मतलब भारतीयों की जो कॉफी है जो यहाँ पैदा की जाती है, भारत में हमारे पैदा की जाती है, वो विश्व में क्या है, विख्यात है, क्वालिटी जिसकी बढ़िया होती है, ठीक है। अब देख लीजिए हमारे देश में अमेरिका किस्म की कॉफी पाई जाती है। तो किस प्रकार की कॉफी पाई जाती है,
अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो इसकी जब हमने कृषि की शुरुआत की थी कॉफी की, तो ये बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई थी। आज भी इसकी खेती नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की जाती है। ठीक है, तो आज भी इसकी खेती कहाँ पे की जाती है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे जो फसल हमारी है बागवानी फसलें, उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। बागवानी फसलें कौन कौन सी हैं? तो देखिए अगर बागवानी फसलों की बात करें तो भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। देखिए हमारे भारत में हर प्रकार के फल पाए जाते हैं, चाहे वो उष्ण हो और चाहे शीतोष्ण हो। ठीक है, भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम, ठीक है, नागपुर और चेरापूंजी के मेघालय के संतरे, ठीक है, और केरल के मिजोरम, मतलब केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और मतलब पश्चिमी बंगाल का आम प्रसिद्ध है, और नागपुर और चेरापूंजी की बात करें तो संतरा प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची प्रसिद्ध है, और वहीं पर मेघालय के अनानास प्रसिद्ध है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर, मतलब अंगूर यहाँ पे पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में। और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। तो ये सारे जो बागवानी फसलें हैं, जो फलों की फसलें हैं, देखिए सब हैं, ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो भारत में। और इसकी सबसे अधिक मांग है कहाँ? विश्व भर में, पूरे विश्व में हमारे देश के फसलों, मतलब फलों की मांग भी है। आगे बात करते हैं तो देख लीजिए कुछ जो फल हैं, हमारे फ्रूट हैं, उनके फिगर है। देखिए जैसे ये जो फिगर है, ये किसका फिगर है? ठीक है, तो ये है किसका फिगर? ये है यहाँ पे अखरोट। ठीक है, ये अखरोट है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये लगे हुए हैं, ये सेब लगे हुए हैं, सेब के पेड़ हैं ये, और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ये अनार का पेड़ है। तो अखरोट, सेब और अनार। ठीक है, दूसरा देखते हैं फिगर। देखिए इनकी बात भी कर लेते हैं। ये हमारी कुछ फसलें हैं, सब्जियों के बारे में बात करें तो अगर सब्जियों के बारे में बात करते हैं तो भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। भारत विश्व में लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन खुद करता है। भारत मटर, फूल गोभी, प्याज, गोभी, टमाटर, बैगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान भी रखता है। मतलब भारत का स्थान मटर में, फूल गोभी में, प्याज में, टमाटर में, बैगन में और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। ठीक है, वहीं पर देखिए रेशेदार फसलों की बात करें तो कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशे ये भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें पहली 3 मिट्टी की फसल उगाने से प्राप्त है और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। देखिए सारी फसलें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये टमाटर हैं, ये बैगन हैं। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, तो मटर, ये मटर है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो नीचे लगी हुई है फूल गोभी है। ठीक है, तो ये हमारे मटर हो गए, ये फूल गोभी हो गई। ठीक है, तो ये मुख्य फसलें हैं सब्जियों में। देखिए अब हम कुछ अखाद्य फसलों की भी बात करते हैं, मतलब जिसे हम खाते नहीं हैं। ठीक है, वो अखाद्य फसलें होती हैं। तो अखाद्य फसलों की बात करते हैं तो पहली फसल होती है इसमें से रबड़। रबड़ की बात करें तो रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में
उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में अगर बात करें तो उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता भी होती है। रबड़ की अगर बात करें तो रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो कहाँ पे प्रयोग होता है, तो उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे मुख्य रूप से कहाँ पे पाया जाता है, अगर उसकी बात करें तो देखिए पहले स्थान में हमारा केरल होगा। ठीक है, रबड़ के उत्पादन में पहला स्थान रखता है केरल, दूसरा स्थान रखता है तमिलनाडु, तीसरा स्थान रखता है कर्नाटक और चौथा स्थान लगता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और यहीं पे पांचवा स्थान रखता है मेघालय। ठीक है, मेघालय में गारो पहाड़ियां, ठीक है, ये रखती हैं पांचवा स्थान यहाँ पे। चलिए तो आगे बात करते हैं। देखिए दूसरी जो अखाद्य फसल है वो है कपास। कपास को भी खाया नहीं जाता है लेकिन ये फसल है। तो देखिए भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। मतलब अगर कपास सबसे जो पहले उगाया गया था तो भारत में ही उगाया गया था। जो कपास है इससे क्या होता है, तो सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। ठीक है, कपास उत्पादन में जो भारत का स्थान विश्व में तृतीय स्थान है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। मतलब अगर बात करें दक्कन पठार में शुष्कतर भागों में तो काली मिट्टी में जो कपास की खेती उत्पादन में सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी में जो कपास होता है वो बढ़िया होता है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है, सिंचाई की या 210 पाला रहित दिन। ठीक है, 210 दिन से चाहिए लेकिन पाला रहित दिन होने चाहिए और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में, ये देख लीजिए इस तरह से ये कपास का फिगर है दिखाई पड़ रहा है। कपास का पेड़ होता है, उसी से निकलती है रुई। ठीक है, जिसे बोलते हैं कपास, उसी से रुई बनती है। तो देखिए ये इसे पककर तैयार होने में लगभग कितने महीने लगते हैं, तो 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये कपास के उत्पादक मुख्य राज्य हैं। अगर पहले स्थान की बात करें तो पहला राज्य जो होगा वो महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र कपास के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब जूट की बात कर लेते हैं। तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट को क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जूट की जो फसल है ये बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। मतलब मुख्य जो स्थान रखता है वो पश्चिम बंगाल रखता है जूट के उत्पादन में। और ये कहाँ पे रखता है, तो रिसरा नाम है, इस तरह से ये होता है रिसरा पश्चिम बंगाल में रिसरा में जूट उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे देखें तो देखिए प्रौद्योगिकी संस्थागत सुधार की बात देख लेते हैं। तो देखिए जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है।
कितने वर्षों से? हजारों वर्षों से की जा रही। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कृषि के प्रयोग में ये जो नवीन तकनीकी उपकरण है ये प्रयोग किए जाते हैं। ये ट्रैक्टर हमारा हो गया और ये हो गया हल। ठीक है, इनका उपयोग हम लोग मतलब ट्रैक्टर का उपयोग हम किस में करते हैं? ये ट्रैक्टर में लगाया जाता है नीचे, जिससे कि हमारा ये ट्रैक्टर का पहिया है ये धंसे नहीं नीचे। ठीक है, तो ये पीछे लगाया जाता है। तो देखिए इसका जो प्रयोग है ये हम अपनी खेती को जोतने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए भूमि अगर सुधार के कानून को देखें तो भूमि जो सुधार का कानून था ये बना, परंतु इसके लागू करने में थोड़ी सी ढिलाई की गई। 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गईं, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह पाया। इसलिए 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की है। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और क्या कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है, तो मौसम की जानकारी के लिए कुछ बुलेटिन और जो कृषि कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं, जिसके जो किसानों को वो उसे देख करके अपनी खेती को उससे बचा सके और उसके लिए व्यवस्था कर सकें। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये था भूदान ग्रामदान, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ये स्टार्ट किसने किया था? तो भूदान ग्रामदान योजना विनोबा भावे ने चलाई थी। ठीक है, अब देख लीजिए बात करें तो महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की भाग लिया था। ठीक है, सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था। ठीक है, देख लीजिए सत्याग्रही की तरह भाग लिया था। तो को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। किसको घोषित किया था? विनोबा भावे को। क्यों घोषित किया गया था? क्योंकि इन्होंने सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान की भूमिका निभाई थी, मतलब सबसे निष्ठावान तरीके से काम किया था। इसलिए महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज्य अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पद यात्रा की और यही भूदान ग्रामदान योजना भी प्रारंभ की। तो ये भूदान ग्रामदान योजना जो है ये किसके द्वारा चलाई गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए यहीं से आज की क्लास जो हमारी होती है फिनिश होती है। अगली जो क्लास होती है पार्ट 3, उसमें हम कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चन कर लेंगे। ये विस्तार से हमने इस कृषि के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब हमें कुछ क्वेश्चन पढ़ने हैं इसमें से। ठीक है, तो अगली क्लास में हम जो पार्ट 3 रहेगा उसमें इसके कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, हमारी आज की क्लास क्या होती है? फिनिश होती है।